अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम वॉक क्यों करते हैं, वॉक करने का मकसद क्या है, वॉक करने के उसूल क्या हैं और वॉक करने से हम हासिल क्या करते हैं, वॉक करने के बेहतर औकात कौन से हैं और क्या वॉक करते हुए हम कोई ऐसी गलती तो नहीं करते जिसकी वजह से हमारी सेहत पे कोई मनफी असर पड़ता हो। आज इन तमाम पहलुओं को हम तफसील से देखेंगे। नाज़रीन, आम तौर पर हम जब वॉक कर रहे होते हैं तो हम बहुत तेज़ रफ्तारी से वॉक कर रहे होते हैं। हम ये समझते हैं कि इस वॉक के दौरान ज़रूरी है कि हमारे जिस्म को पसीना आना चाहिए, या फिर हम ये समझते हैं कि हमारी धड़कन एक ख़ास लिमिट तक, एक ख़ास हद तक बढ़नी चाहिए, या फिर हम ये समझते हैं कि एक ख़ास मखसूस वक्त में हमने एक मखसूस फ़ासला तय करना है, इसलिए हम बहुत तेज़ वॉक कर रहे होते हैं। तो आज इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, वॉक करने का पहली बात हम करते हैं कि वॉक करने के सबसे बेहतर औकात कौन से हैं। सबसे पहले जो जदीद तहकीक और रिसर्च के मुताबिक वॉक करने के बेहतर औकात हैं वो खाली पेट होता है, क्योंकि खाली पेट जब हम वॉक करते हैं तो हमारे जिस्म ने कुछ एनर्जी स्टोर की होती है ताकि बवक्त ज़रूरत काम आ सके। वो एनर्जी ग्लूकोज की सूरत में भी होती है, वो एनर्जी फैट्स की, चर्बी की भी सूरत में भी होती है। जब हम खाली पेट वॉक करते हैं तो चूँकि हमारे बॉडी में खाना नहीं होता, इसलिए वो जो जमा शुदा एनर्जी के सोर्सेज होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। जब वो इस्तेमाल होते हैं तो हमारी वॉक के बाद हमारे जिस्म में जो इजाफ़ी चर्बी होती है या ग्लूकोज होता है तो वो इस्तेमाल होता है और वो उसका जो लेवल है हमारी बॉडी में कम हो जाता है। फिर इसके बाद वॉक कब करनी चाहिए? खाने के बाद 10 से 20 मिनट के दौरानिए में आपको बहुत आहिस्ता वॉक करनी चाहिए ताकि आपका हाजमा भी हो जाए जो खाना आपने खाया होगा, और उसके साथ साथ आपकी इंसुलिन का भी बैलेंस हो जाए और आपकी मसल स्ट्रेंथ भी बेहतर हो जाए। ये तो हैं वॉक के औकात। अब इसके बाद हम आते हैं कि वॉक के उसूल क्या हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, जब भी आप वॉक करें, आप वॉक इंतहाई आहिस्ता से स्टार्ट लें। अब कहाँ से स्टार्ट लेना है? सबसे पहले आपने अपने चेस्ट के मसल्स को स्ट्रेच करना है। वो कैसे करते हैं? आपने बाजुओं को दाएं बाएं फैलाना है, ऊपर नीचे फैलाना है। इससे क्या होता है कि हमारे चेस्ट के जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच होते हैं। वो स्ट्रेच होने का क्या फ़ायदा है कि जब वॉक के दौरान हम तेज़ तेज़ सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े पूरी तरह खुलते हैं, और जब आपके चेस्ट के पट्टे, हमारी पसलियों के पट्टे जब रिलैक्स होंगे तो हमारी छाती पूरी तरह खुलेगी और वो पट्टों को अलाउ करेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव कर सकते हैं। जब फेफड़े ज़्यादा फैलेंगे तो उनमें ज़्यादा हवा जो है वो जमा हो सकेगी, जज़ब हो सकेगी, तो इससे हमारे जिस्म को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है। आपने यहाँ से शुरू किया। इसके साथ साथ आप अपनी नेक को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, 3 से 5 सेकेंड रोकें, और साथ में आपने जब बाजुओं को फैलाना है, चेस्ट के इंटरकॉस्टल मसल को स्ट्रेचिंग देनी है, साथ में ही आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। अब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या होता है? आप नाक से एक गहरा लंबा सांस लेना है ताकि आपके पूरे फेफड़े फैल जाएं और उनमें हवा रुक जाए। वहाँ पे हवा रोकनी है। 3 से 5 सेकेंड आपने उस सांस को रोकना है, और 3 से 5 सेकेंड के बाद आपने मुंह के ज़रिए उस हवा को खारिज करना है। ये दौरानिया, ये काम आपने 5 से 7 मिनट करना है। इसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू करनी है। जदीद तहकीक के मुताबिक आप दिन में आधा घंटा या 45 मिनट वॉक कर सकते हैं। अगर आप आधा घंटा वॉक करने का इरादा रखते हैं तो पहले 15 मिनट आपने बहुत स्लो वॉक करना है। पहले 5-7 मिनट जो मैंने अर्ज़ किया, वार्म अप करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, चेस्ट को एक्सपेंड करना है। इसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता वॉक शुरू करना है, और उस वॉक शुरू करने के साथ साथ याद रखिएगा, ये वॉक के उसूलों में आता है कि आपने अपने माइंड को स्विच ऑफ रखना है, लेकिन आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। उसी तरह नाक से लंबा सांस लेना है, फेफड़ों को पूरा भरना है, और थोड़ी देर 3 से 5 सेकेंड रोकना है और फिर निकालते जाना है। पहले 15 मिनट आप बहुत स्लो वॉक करेंगे,
آپ اپنے آپ کو نیچر کے ساتھ ملائیں گے، نیچر کو دیکھیں گے، ریلیکس ہوں گے اور آپ نے کوئی غیر ضروری سوچیں نہیں سوچنی۔ 15 منٹ کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ اپنی رفتار بڑھانی ہے۔ اچھا، اب جب آپ آہستہ چلیں گے تو آپ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کا نروس سسٹم ایکٹیو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جوڑ ریلیکس ہوں گے، جوڑوں میں جو لبریکیشن ہے وہ بہتر ہوگی، آپ کی رینج بڑھے گی، آپ کی جوڑوں کی جو رینج ہے وہ بڑھ جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو نائٹرک آکسائڈ کی ایکٹیویٹی ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گی، آپ کی خون کی نالیاں پھیل جائیں گی۔ اب آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کا ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے تیز ہو جانا ہے۔ تیز چلنے کے جو لاسٹ 15 منٹ، یا اگر آپ 45 منٹ کا واک کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے 20 سے 25 منٹ آپ سلو واک کریں، 20 سے 25 منٹ آپ تیز واک کریں۔ اب ان کا حصول کیا ہوگا، ان سے حاصل کیا ہوگا، ان سے فائدہ کیا ہوگا، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سلو واک کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری خون کی نالیاں پھیل جاتی ہیں، ہمارا نروس سسٹم، اس میں سینسری نروس سسٹم ہے، موٹر نروس سسٹم ہے، آپ کا پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے، یہ سارے سسٹمز ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ایکٹیو ہوتی ہیں تو آپ کے باڈی میں چونکہ خون کا دورانیہ زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ کا دل بہتر حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، شاید یہ بات آپ کے لیے نہیں ہو، ہماری جو پنڈلیوں کے مسلز ہوتے ہیں جنہیں کاف مسلز کہتے ہیں، یہ ہماری باڈی کا سیکنڈ ہارٹ آف دا باڈی کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ ہمارے جسم کا دوسرا دل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارا جو اوپر سینے میں جو دل ہوتا ہے وہ خون کو پورے جسم میں پھیلاتا ہے، نیچے بھی پھینکتا ہے اور ہمارے اوپر کے حصے میں بھی یہی دل خون پھیلاتا ہے، پہنچاتا ہے۔ لیکن جو ہماری پنڈلیوں کے پٹھے ہوتے ہیں یہ ہماری پاؤں سے، ہماری ٹانگوں سے خون لے کر یہ اوپر کی طرف پھیلاتا ہے۔ جب یہ بھی واک کے دوران بار بار خون کو اوپر کی طرف پھینک رہا ہوتا ہے تو ہمارے جو سینے میں دل ہے اس کو خون کے دورانیے میں آسانی ہوتی ہے اور اس کو ہیلپ ہوتی ہے اور وہ بہتر انداز میں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ناظرین، ایکسرسائز میں جب آپ کے پٹھے ریلیکس ہوتے ہیں، جب آپ کی ٹیشوز ریلیکس ہوتے ہیں، جب آپ کو ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز سے آپ کی ٹیشوز تک آکسیجن کی زیادہ سے زیادہ مقدار ملتی ہے تو آپ میں سٹریس لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہماری باڈی دو فیزز میں ہوتی ہے۔ ایک سٹریس فیز ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کی پریشانیوں میں ہیں کیونکہ آج کے دور میں ہم جسمانی تھکاوٹ سے زیادہ ذہنی تھکاوٹ میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ ہم گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، ہم بچوں کی پریشانیوں میں ہیں، ہم جاب کی پریشانی میں ہیں، ہم اپنے کسی کاروبار کے سٹریس میں ہیں۔ تو یہ ایک فیز ہوتا ہے۔ جب آپ واک کرتے ہیں تو اس کے لیے یاد رکھیے گا آپ اپنے برین کو سوئچ آف کر لیں۔ یہ ہمارے واک کا حاصل ہے، اس سے ہم یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ آپ برین کو بالکل سوئچ آف کر لیں، آپ نیچر کو انجوائے کریں، آپ ڈیپ بریدنگ کریں۔ اب ڈیپ بریدنگ سے کیا ہوگا؟ ہم جب سٹریس موڈ میں ہوتے ہیں، جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں، سٹریس میں ہوتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز میں، کاروبار میں، جاب میں، گھریلو پریشانیوں میں ہوتے ہیں تو ہمارے جو اعصاب ہیں وہ تناؤ کا شکار ہوتے ہیں اور ان کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ باہر کی طرف ہوتی ہے۔ ہم چونکہ سوسائٹی میں باہر کے انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان چیزوں کو آپ سوئچ آف کرتے ہیں تو ان کا جو بہاؤ ہے ہمارے ریفلیکسز کا وہ واپس اپنی نارمل پوزیشن میں آتا ہے۔ جب نارمل پوزیشن میں آتا ہے تو آپ کے سٹریسز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب سٹریس سوئچ آف ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر ایک ریکوری فیز شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ ڈیپ بریدنگ کرتے ہیں، آپ اپنے مائنڈ کو تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس رکھتے ہیں، سوئچ آف رکھتے ہیں، ان تمام پریشانیوں سے آپ اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتے ہیں تو ہمارا جسم ریکوری موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے ٹیشوز، ہمارے مسلز، ہمارے جوائنٹس، ہمارے لیگامنٹس، ٹینڈنز، ہمارے فیشیاز، یہ ساری چیزیں ان کو یہ ریسٹ کرتی ہیں، یہ اپنے آپ کو ریپیئر کرتے ہیں، یہ اپنے آپ کو فریش کرتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن لیتے ہیں۔ آکسیجن آنے کی وجہ سے، بلڈ کی سپلائی بڑھنے کی وجہ سے ان میں اگر توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو وہ بھی ریپیئر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ ہیں
हमारी वॉक के हुसूल। नाज़रीन, अक्सर लोग अपने बढ़े हुए वज़न की वजह से वॉक कर रहे होते हैं। अक्सर लोग अपने ब्लड प्रेशर को, अपने दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए वॉक कर रहे होते हैं। अक्सर लोग अपनी शुगर को बरकरार रखने के लिए वॉक कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, अगर आप वॉक को स्ट्रेस लेके करेंगे तो ये कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं देंगे। अगर आप इसको वॉक करने के जो उसूल मैंने अर्ज़ किए, इसके मुताबिक आप जब वॉक करेंगे तो आपके वॉक का फ़ायदा भी होगा। और हाँ, अब वॉक करने में हम मुमकिना तौर पे एक गलती क्या करते हैं, अगर आपका वज़न ज़्यादा है या आप वॉक करने के आदी हैं, आप बाकायदगी के साथ वॉक कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ख़तरा मौजूद होता है। जब आप वॉक करते हैं तो आपके घुटनों पे और आपकी कमर पे रिपीटेटिव प्रेशर आ रहा होता है, बार बार प्रेशर आ रहा होता है। इससे एक इम्कान है कि आपके घुटनों का प्रॉब्लम शुरू हो जाए, आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, या आपकी जो छोटी कमर है, लोअर बैक जिसे कहते हैं, उसके मसल्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस रहे और उसकी वजह से वो टाइट हो जाएं, और टाइट होने के साथ साथ वो कमज़ोर हो जाएं, और एक मखसूस वक्त के बाद वो अपने काम करना छोड़ देते हैं, और इस वजह से ये भी मुमकिन है कि आपको कमर दर्द के मसाइल शुरू हो जाएं। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी कैफियत में हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, आप शुगर के मरीज़ हैं, आप अगर अपने दिल की सेहत के लिए कॉन्शियस हैं, तो याद रखिएगा, वॉक करते हुए दो चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखें। अगर ये दो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, सेहतमंद रहेंगी, तो आपका वॉक आपके लिए फ़ायदा मंद होता रहेगा। वो कौन सी चीज़ें? एक, आपने अपने घुटनों को बेहतर रखना है, मज़बूत रखना है, ताकि वो वॉक के दौरान उनके ऊपर कोई प्रेशर ना आए, वो इतने मज़बूत हों कि आपके वॉक के साथ आपका भरपूर साथ दे सके। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपके जो लोअर बैक के मसल्स हैं, यहाँ पे एक मसल्स होते हैं, उन्हें कहते हैं क्वाड्रेटस लंबोरम। वो आपकी कमर के रीढ़ की हड्डी के दाएं बाएं दो मसल्स होते हैं। वो अगर मज़बूत होंगे तो वो आपकी बॉडी का वेट कंट्रोल कर लेते हैं, वो वहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर नहीं जाता। आप उसके बाद जितना भी वॉक करते रहें, जितना अरसा वॉक करते रहें, अगर ये दो चीज़ें आपकी मज़बूत हैं, सेहतमंद हैं, तो आपकी वॉक आपको फ़ायदा देती रहेगी और आप किसी किस्म की भी पेचीदगी में नहीं जाएंगे। नाज़रीन, आप जैसे जानते हैं कि मैं आपके लिए ये जो वीडियोस बनाता हूँ, ये आम आगाही के लिए बनाता हूँ। मुझे खुशी होती है जब आप लोग अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, सवालात पूछते हैं, तो मैं उनका आपको गाइड करता हूँ और आपके लिए आसानी हो जाती है। और मेरी जो छोटी सी कोशिश है, मैं समझता हूँ कि अगर आपको आसानी हो रही है और आपको बेहतरी हो रही है, तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। नाज़रीन, अगर आप अपने पट्ठों के बारे में, जोड़ों के बारे में, शुगर की कंट्रोल की वजह से परेशान हैं, या अगर आपकी शुगर की वजह से पट्ठों पे असरात आ रहे हैं, उसकी वजह से परेशान हैं, बढ़े हुए वज़न की वजह से परेशान हैं, तो आप मुझे मशवरा कर सकते हैं, मुझे रब्ता कर सकते हैं। आप या आपकी इर्द गिर्द कम्युनिटी में कोई अगर ऐसा फ़र्द है, कोई परेशान है ऐसे प्रॉब्लम में, तो उनके साथ भी ये चीज़ें शेयर करें, और इस तरह से हम आसानियाँ फैलाते जाएंगे और हमारे अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आसानियाँ मिलती जाएंगी, और हमारी ये छोटी सी कोशिश अपना मकसद पूरा करती जाएगी। जज़ाकल्लाह।